वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोअम मंडस एट इन्फेंस, जिसे W.H. ऑर्डन ने लिखा था। ऑर्डन एक अमेरिकन पोइट है और वो अपनी पोइट्री में सोशल, पॉलिटिकल और मोरल इश्यूज़ पे डिस्कशन करते हैं। इस पोअम में भी आपको बहुत हद तक पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ के बारे में पता चलेगा, लेकिन ये बहुत ही डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं किया गया इस पोअम में, ये एक इनडायरेक्ट वे में प्रेजेंट किया गया है। पोअम का टाइटल है मंडस एट इन्फेंस, जो कि एक 16th सेंचुरी प्ले से लिया गया है जिसका टाइटल सेम था। मंडस एट इन्फेंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें मंडस का मतलब होता है वर्ल्ड, एट का मतलब होता है एंड और इन्फेंस का मतलब है चाइल्ड। तो अगर टाइटल को हम इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो टाइटल है वर्ल्ड एंड चाइल्ड। ठीक है, वर्ल्ड एंड चाइल्ड। अब बात करते हैं पोअम की स्ट्रक्चर की। तो पोअम जो है वो 7 स्टैंजा में लिखा गया है और हर एक स्टैंजा में 8 लाइन है। पोअम को फ्री वर्स में लिखा गया है, इसलिए इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आप स्टैंजा 1, 5, 6 और 7 को देखोगे तो आपको एक सर्टेन राइम स्कीम दिख सकता है, और वो राइम स्कीम होगा A B B C D C D। ये पोअम को 1942 में द कॉमनवेल्थ के नाम की एक मैगज़ीन में पब्लिश की गई थी। पोअम की थीम की बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थीम इस पोअम की है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश लव एंड क्रिश्चियन सेल्फलेस लव। यानी कि राइटर ये बताना चाहते हैं कि हमें सेल्फिश लव और सेल्फलेस लव में फ़र्क करना आना चाहिए। अब आइए पोअम को स्टार्ट करते हैं। पोअम को लाइन बाय लाइन समझने से पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड या फिर कह लो छोटा सा समरी बता देती हूँ कि पोअम एग्जैक्टली किस बारे में। तो इस पोअम में राइटर जो है एक बच्चे को एक डिक्टेटर या फिर कह लो टायरेंट से वो कंपेयर कर रहे हैं, और इस पोअम में इस बच्चे को फिर वो सेंट से कंपेयर करते हैं, यानी एक साधु से कंपेयर करते हैं। और फिर पोअम के लास्ट में वो हमें बताते हैं कि किस तरह से हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम सेल्फिश लव और सेल्फलेस लव का बीच का जो डिफरेंस है उस चीज़ को समझ पाएँ। आइए अब स्टार्ट करते हैं पोअम को लाइन बाय लाइन पढ़ना। तो पहला स्टैंजा है, किकिंग हिज मदर अंटिल शी लेट गो हिज सोल हैज़ गिवन हिम अ हेल्दी एपेटाइट क्लियरली हर रोल। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चा जब अपनी माँ के वुम में होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है। अच्छा, इस पोअम में जिस बच्चे को यानी कि बच्चे को डिक्टेटर या फिर टायरेंट से कंपेयर किया जा रहा है, और राइटर बताते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ हिज और हर ऑरिजिन, जब बच्चा वुम में होता है अपनी माँ के तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। इसके थ्रू राइटर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। फिर हम जिस तरह से धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमें ये वायलेंस का जो एस्पेक्ट है उसे कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन हर ह्यूमन बीइंग बहुत ही छोटे एज से, इनफैक्ट जब वो अपनी मदर के वुम में होता है तब से ही वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट लाइन में कि अभी जो बेबी है वो मदर के वुम में है और वो बेबी अपनी मदर को किक कर रहा है, और तब तक किक करेगा जब तक उसकी माँ उसके सोल को आज़ाद नहीं कर देती, यानी कि उसको अपने वुम से निकालती नहीं है, तब तक वो उसे किक करते रहेगा। यहाँ पे एक वायलेंट इमेज प्रेजेंट किया गया है बच्चे का। हैज़ गिवन हिम अ हेल्दी एपेटाइट क्लियरली हर रोल। यहाँ पे हर जो है वो मदर के लिए यूज़ किया गया है, और बताया गया है जिस तरह से बच्चा बाहर आता है वैसे ही उसे एक हेल्दी एपेटाइट दिया जाता है, यानी कि क्या उसे खाना है, क्या उसे पहनना है, एक हेल्दी एपेटाइट उसके लिए बनाया जाता है। और यहाँ पे बताया गया है कि अब माँ का रोल क्या होगा। तो यहाँ पे जो फ्रेज़ है न्यू ऑर्डर, ये एक पॉलिटिकल टर्म है जिसका मतलब होता है कि नए कानून। ठीक है, अब जैसे हिटलर, अगर आप प्रेफरेंस लोगे हिटलर का तो रेफरेंस जब हिटलर का लोगे तो हिटलर जिस तरह से जर्मनी में रूल करता था तो उस वक्त वो जो भी कानून निकालता था वो न्यू ऑर्डर के नाम से निकलता था। इस तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे हिटलर का रेफरेंस है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि बच्चा जैसे ही अपनी वुम से बाहर आएगा, अपनी मदर के वुम से बाहर आएगा, तो ये न्यू ऑर्डर बनाएगा। ठीक है, और
इस न्यू ऑर्डर में माँ का रोल क्या होगा? टू सप्लाई एंड डिलीवर हिज रॉ मटेरियल्स फ्री। माँ का रोल ये होगा कि उसे सब मटेरियल यानी कि रॉ मटेरियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बच्चे को सप्लाई करना होगा। यहाँ पर रॉ मटेरियल्स भी एक पॉलिटिकल टर्म है। जब भी कोई डिक्टेटर होता है तो उसे बहुत सारे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो वेपन हो या फिर कुछ और हो, तो वो अपने लोगों से मांगता है या फिर किसी और का वो हेल्प लेता है, तो उसे हम रॉ मटेरियल्स बोलते हैं जो एक डिक्टेटर को ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही बच्चा मदर के वुम से बाहर आएगा तो इस न्यू ऑर्डर में जहाँ पे बच्चा एक डिक्टेटर है वो अपनी माँ को ऑर्डर देगा और अपनी माँ को उनका रोल बताएगा कि उसका रोल ये है कि वो सारे रॉ मटेरियल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करे। अब ये रॉ मटेरियल्स बच्चे के लिए क्या है? तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स बच्चे के लिए बेसिकली खाना है, क्योंकि बच्चे का अभी बेसिक नीड क्या है? खाना पानी। ठीक है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का मतलब हो गया बच्चे का खाना और पानी। तो ये ड्यूटी मदर को दी जा रही है, ये रोल मदर का है कि उस बच्चे को वो सारा रॉ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। Should there be any shortage, she will be held responsible. She also promises to show him all such attention as befit his age, having dictated peace. ठीक है, अब उसकी माँ जो है वो उससे ये भी प्रॉमिस करती है कि उस बच्चे को वो हर तरह की अटेंशन देगी जो उसके एज के लिए ज़रूरतमंद है। ठीक है, मतलब उसके एज में जितना भी रिक्वायर्ड अटेंशन है वो माँ उस बच्चे को कम्प्लीटली वो सारा अटेंशन देगी। और यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है कि हाँ, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि अगर किसी भी रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने में कोई कमी हो जाती है, कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ पे जाएगी, यानी जिम्मेदार माँ को ठहराया जाएगा। अब यहाँ पे जो लास्ट लाइन है लिखा है हैविंग डिक्टेटेड पीस। इसका मतलब हो गया कि वो बच्चा डिक्टेटर की तरह कंपेयर किया गया है यहाँ पे, और वो बच्चे ने पीस को डिक्टेट किया है। ठीक है, यानी कि हर एक डिक्टेटर का इंटेंशन क्या होता है? वो जो भी काम करते हैं अपने न्यू ऑर्डर्स में, जो भी लॉ और ऑर्डर निकालते हैं, उनका मानना ये होता है कि वो इस तरह से करके पीस फैलाएंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, और उनका ये कहना होता है कि वट एवर दे आर डूइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस, वो शांति के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो इस बच्चे ने भी पीस डिक्टेट किया है। ठीक है, हर एक डिक्टेटर का मानना है कि वो पीस डिक्टेट करते हैं, बट रियलिटी कुछ और होती है। तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल है। अब बढ़ते हैं हम आगे। With one fist clenched behind his head, heel drawn up to thigh, the cocky little ogre dozes off, ready though to take on the rest of the world at the drop of a hat or the mildest nudge of the impossible. अब यहाँ पे इस स्टैंजा में राइटर जो है वो बच्चे के थिंकिंग को बता रहे हैं। ठीक है, कि बच्चा एज अ टायरेंट और एज अ डिक्टेटर क्या सोच रहा है, और उसके वो स्लीपिंग पोजीशन को भी बता रहे हैं। तो राइटर बोलते हैं कि ये बच्चा एक हाथ को मुट्ठी में बांध करके अपने सर के पीछे रखा है और इसका जो फुट है यानी इसका जो हील है वो थाई को टच कर रहा है। अच्छा, अगर आप इस पोम को देखोगे तो कभी कभी इस पोम को कॉमिक वर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पोम कॉमिक वर्स है। तो इसे कॉमिक वर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ कॉमिक भी है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो लिखा है द कॉकी लिटिल ऑग्रे। ठीक है, तो ये कॉमिकल टच ऐड कर रहा है इस पोम में। ऑग्रे का मतलब होता है मॉन्स्टर। ठीक है, मैन ईटिंग मॉन्स्टर, ऐसा मॉन्स्टर जो इंसान को खा जाए। और कॉकी का मतलब होता है एरोगेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर है वो बच्चे को कॉकी लिटिल ऑग्रे कह रहे हैं कि ये छोटा सा एरोगेंट मॉन्स्टर जो है वो डोजेस ऑफ कर रहा है, यानी कि फ़िलहाल अभी ये सोया हुआ है। और सोया हुआ किस तरह से है? उसका फुट जो है थाई को टच कर रहा है और एक हाथ सर के पीछे है और उसने अपने हाथ से मुट्ठी बना रखी है। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे कि मानो ये बच्चा तुरंत वर्ल्ड को कन्क्वेयर कर लेगा। मतलब ये कि एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि जो काम करना हो इमीडिएटली कर लेना। ठीक है, तो बच्चे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो ये हर इम्पॉसिबल काम को भी अचीव कर लेगा और इसे जो भी करना होगा ये इमीडिएटली कर लेगा।
रिजॉल्व कॉस्ट वॉट इट मे टू सीज सुप्रीम पावर। इस बच्चे ने पूरी तरह से डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी तरह की कीमत चुकानी पड़े, ये हर हाल में सुप्रीम पावर लेकर के रहेगा। ठीक है, यानी कि इसे पावर चाहिए। अगर आप इसे बच्चे की तरह पढ़ रहे हो, मतलब कि बच्चे के पर्सपेक्टिव को लेकर के पढ़ रहे हो, तो बच्चे को सुप्रीम पावर क्यों चाहिए? क्योंकि उसे खाना चाहिए। ठीक है, वो बच्चा बोल नहीं पा रहा है, वो बच्चा हेल्पलेस है, तो उसे हर हाल में सुप्रीम पावर चाहिए ताकि उसकी मदर उसे खाना प्रोवाइड करे। लेकिन अगर आप इसे रियल लाइफ में, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेट करोगे, तो हर एक डिक्टेटर का भी क्या इंटेंशन होता है कि उसे हर हाल में सुप्रीम पावर चाहिए होता है। स्वॉर्न टू रेजिस्ट टायरनी टू द डेथ विद ऑल फोर्सेस एट हिज कमांड। अब आगे राइटर बोल रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस बच्चे ने ये भी कसम खाई है कि ये हर टायरनी से लड़ता रहेगा अपने मरते दम तक। ठीक है, इसके पास जितना भी फोर्स है, इसके पास जितना भी ताकत है, सारे ताकत को ये जी जान से लगा देगा और ये टायरनी के अगेंस्ट लड़ता रहेगा मरते दम तक। अब ये लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिकल है, क्योंकि बच्चा खुद एक टायरेंट है, बच्चे को खुद एक डिक्टेटर से कंपेयर किया गया है। लेकिन ये बच्चा क्या सोच रहा है कि लास्ट तक हम खुद टायरनी से लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो होता कुछ ऐसा ही है, जैसे कि मान लो अगर आप हिटलर का एग्जाम्पल लेते हो, तो हिटलर खुद एक डिक्टेटर था, लेकिन वो क्या चाहता था कि एक पूरे कम्युनिटी को, ठीक है, ज्यूइश नाम की कम्युनिटी को वो बर्बाद कर देना चाहता था, वो ख़त्म भी कर देना चाहता था। ठीक है, वो उसे मारता था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा होलोकॉस्ट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें वो करता था ज्यूइश लोग के साथ। और उसका मानना क्या था कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो जर्मनी को एक पीसफुल नेशन बना सके, लेकिन रियलिटी कुछ और था। वो ऐसा इसलिए करता था ज्यूइश के साथ क्योंकि उसे लगता था कि ये जो ज्यूइश है वो टायरेंट है कंट्री के लिए, लेकिन रियलिटी कुछ और था। आयरॉनिकल बात तो ये थी कि वो ज्यूइश नहीं, बल्कि हिटलर खुद एक डिक्टेटर था, खुद एक टायरेंट था, और वो क्या चाहता था कि हम टायरेनीज के अगेंस्ट मरते दम तक लड़ते रहें। तो हर डिक्टेटर का कुछ ऐसा ही सोच होता है कि वो खुद एक टायरेंट होते हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं वो इस पर्पस से करते हैं, वो ये सोच करके, वो ये लोगों को बता करके करते हैं कि हम टायरेनी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो खुद एक टायरेंट होते हैं। तो ये बच्चा भी जो है वो कुछ ऐसा ही सोच रहा है कि हम टायरेनी के अगेंस्ट मरते दम तक लड़ते रहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में। A pantheist, not a solipsist, he cooperates with a universe of large and noisy feeling states without troubling to place। ठीक है, अब यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो एक पैंथीस्ट है। ठीक है, ये बच्चा सॉलिप्सिस्ट नहीं है। पैंथीस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग, या फिर ऐसे लोग जिनका बिलीफ ये होता है कि यूनिवर्स ही गॉड है, या फिर कह लो गॉड ही यूनिवर्स है, यानी कि वो पूरे कंप्लीट यूनिवर्स को एज अ गॉड ट्रीट करते हैं। तो राइटर बता रहे हैं कि ये बच्चा जो है वो एक पैंथीस्ट है, सॉलिप्सिस्ट नहीं है। और सॉलिप्सिस्ट जो है, सॉलिप्सिस्ट का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कि सेल्फ सेंटर्ड हो, या फिर कह लो ऐसा इंसान जो कि उसे ये बिलीव होता है कि वो जो सोचता है वही दुनिया है। ठीक है, मतलब वो जिस तरह से सोच रहा है उसका सेल्फ बिलीफ ही दुनिया है, वो जैसा सोच रहा है वही चीज़ सही है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ये बच्चा पैंथीस्ट है, सॉलिप्सिस्ट नहीं है। ठीक है, ये बच्चा ये बिलीव करता है कि यूनिवर्स ही गॉड है, ये गॉड को यूनिवर्स की तरह, या फिर कह लो यूनिवर्स को ये गॉड की तरह ट्रीट करता है। और ये बच्चा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये बच्चा सॉलिप्सिस्ट नहीं है, ये बच्चा एक ऐसे यूनिवर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी नॉइजी है। ठीक है, यानी यूनिवर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो यूनिवर्स है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ट्रबल्ड है, और ऐसे यूनिवर्स के साथ ये बच्चा कोऑपरेट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है विदाउट ट्रबलिंग टू प्लेस देम एनी वेयर स्पेशल फॉर हिज आईज फनी फेस और एलिफेंट हैज़ यट मीन नथिंग। ठीक है, अब ये बच्चा मतलब कि अब राइटर बता रहे हैं कि इस बच्चे के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बच्चा काफ़ी छोटा है, अभी ये सोसाइटी में कम्प्लीटली आया नहीं है। ठीक है, इसे पता नहीं है लोगों के बारे में, इसलिए इस बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक फ़नी फेस कैसा दिखता है और एक एलिफेंट कैसा दिखता है। अब हम जो
ग्रोन अप बच्चे हैं, ठीक है, हम लोग जो ग्रोन अप अडल्ट हो चुके हैं, तो हमें फ़र्क पता चल जाएगा कि एक फ़नी फेस क्या होता है और एक एलिफेंट क्या होता है। लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा छोटा है अभी कि इसे अगर आप फ़र्क करने बोलो तो ये फ़र्क भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए फ़नी फेस और एलिफेंट का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि इस बच्चे को ये सब चीज़ों से अभी मतलब ही नहीं है, क्योंकि अभी इसका इंटेलेक्चुअल पावर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है। His distinction between me and us is a matter of taste. His seasons are dry and wet. He thinks as his mouth does. अब राइटर आगे बता रहे हैं कि अगर इसे आप मी और अस में फ़र्क करने बोलो, मी और अस का मतलब क्या हो गया? मी का मतलब हो गया सेल्फ कॉन्शियस, ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल जब आता है तो वो मी कहलाता है, और अस का मतलब हो गया एक ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी। तो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि ये बच्चा का जो इंटेलेक्चुअल पावर है अभी इतना नहीं बढ़ा है कि इसे मी और अस में भी फ़र्क नज़र आए। अब होता क्या है कि हम ग्रोन अप अडल्ट्स क्या करते हैं कि हमें बहुत अच्छे तरीके से मी और अस का फ़र्क पता चलता है कि जब हम मी बोलते हैं तो वी आर वेरी अवेयर ऑफ आवर सेल्फ कॉन्शियस, और अस जब बोलते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी इस बच्चे को मी और अस का भेदभाव या फिर अभी ये फ़र्क इसे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इसे आई और वी का मतलब नहीं समझ में आता है। और अगर ये समझ भी पा रहा है तो ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट को माउथ से कनेक्ट किया गया है, ठीक है, क्योंकि बच्चा अभी इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं किया है। ये जो भी सोचता है, ये जो भी करता है वो अपने माउथ के हिसाब से करता है, क्योंकि इसका बेसिक नीड अभी खाना है। अगर आप इसे खाना दोगे तो ये आपको अच्छा समझेगा, अगर आप इसे खाना नहीं दोगे तो हो सकता है कि ये बच्चा आपको ख़राब समझे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से ये चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है, और ये चीज़ों को चाहे तो ड्राई या फिर वेट की तरह डिफरेंस करता है। हो सकता है कि कोई खाना इसको ड्राई मिले तो उसके लिए वो सीज़न ड्राई होता है, अगर खाना इसे वेट मिले तो ये सीज़न वेट होता है। बेसिकली अगर हम शॉर्ट में इस स्टैंजा को समझना चाहें तो राइटर इसमें बस यही बताना चाह रहे हैं, क्योंकि बच्चा इंटेलेक्चुअली अभी डेवलप नहीं किया है तो इसे अभी सोसाइटी की नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिस तरह से एक ग्रोन अप बच्चे को नॉलेज होती है। और ये ऐसे ही करता है जैसे इसका माउथ रिएक्ट करता है खाने को देख करके, चीज़ों को देख करके, वैसे ही ये अभी बच्चा सोच रहा है। Still, his loud iniquity is still what only the greatest of saints becomes someone who does not lie. Because he cannot stop the vivid present to think, thereby having God past reflection into a passionate obedience in time. अब इस स्टैंजा में जो राइटर है इस बच्चे को एक सेंट से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, पहले राइटर ने इसे डिक्टेटर से कंपेयर किया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में राइटर ने बताया कि ये बच्चा सॉलिप्सिस्ट नहीं है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, ये पैंथीस्ट है। लेकिन रियलिटी में क्या डिक्टेटर पैंथीस्ट होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो यूनिवर्स को गॉड समझते तो वो कभी किसी ह्यूमन बींग्स पे डिक्टेटरशिप नहीं निकालते अपना, ठीक है, वो इस तरह से ह्यूमन बींग या फिर एक कम्युनिटी को इस तरह से वो ट्रीट नहीं करते अगर वो एक पैंथीस्ट होते हैं। अब इस स्टैंजा में क्या है, राइटर जो है वो बच्चे को एक सेंट से कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भले इस बच्चे का जो भी बिहेवियर रहा हो, इनिक्विटी का मतलब होता है अनफेयर बिहेवियर, ठीक है, या फिर विकेडनेस, मक्कारी। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ये बच्चा भले ही अनफेयर बिहेवियर करता हो, लेकिन इसके पास वो क्वालिटी है जो इससे एक सेंट से कंपेयर करवाती है, ठीक है, यानी कि ये और सेंट बिल्कुल सेम है। किस मामले में? क्योंकि सेंट और ना ही बच्चा कभी झूठ बोलता है, और ये दोनों क्यों झूठ नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि इनका कोई भी पास्ट और फ्यूचर नहीं होता। बच्चे के लिए कोई पास्ट नहीं है, बच्चा अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, वो प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करता है। इन द सेम वे सेंट का कोई पास्ट नहीं होता है, वो फ्यूचर का नहीं सोचते हैं, वो फ्यूचर को लेकर के परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो पास्ट और प्रेजेंट को मिला करके वो प्रेजेंट लाइफ में जीते हैं। तो इस तरह से सेंट और बच्चा जो है वो बिल्कुल सेम होता है, और ये दोनों ही झूठ नहीं बोलते हैं। We have our boy meets girl era of mirrors and muddle to work through without rest, without joy. अब राइटर बता रहे हैं कि ये बच्चा और सेंट एक है, क्योंकि इसका पास्ट और फ्यूचर नहीं है, लेकिन अभी हम जिस एरा में रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मडल है। मडल का मतलब होता है गंदा, अनटाइडी, ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑर्डर में नहीं हो, डिसऑर्डर। तो राइटर जो है यहाँ पे मॉडर्न एज को मडल बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे एरा में रहते हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ से मिलते हैं, ठीक है, बॉय मीट
मीट्स गर्ल का एरा है एंड इट इज़ द एरा ऑफ मिरर्स। अब यहाँ पे राइटर जो है वो एरा ऑफ मिरर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एरा इस तरह से है जहाँ पे हम इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज करते हैं, चीज़ों को ओवर थिंक करते हैं कि कभी कभी हमें झूठ भी सच लगने लगता है और इल्यूज़न भी हमें रियलिटी लगने लगता है। इसलिए राइटर कह रहे हैं कि ये एरा यानी कि ये मॉडर्न एरा जो है वो एरा ऑफ मिरर्स है। ये एरा मडल है यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा है, फिल्दी है, अनटाइडी है। यहाँ पे जब लोग काम करते हैं तो लोग खुश नहीं होते हैं, ठीक है। हम बस ये सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में किस तरह से गेन होगा, हमें क्या करना चाहिए, और इसके चक्कर में हम सारे अपने जॉय को खो देते हैं। हम रेस्ट नहीं लेते हैं और विदाउट रेस्ट एंड विदाउट जॉय हम दिन भर काम करते रहते हैं। Therefore, we love him because his judgments are so frankly subjective that his abuse carries no personal sting। अब आगे राइटर बताते हैं कि भले ये बच्चा डिक्टेटर है, ठीक है, और ये बच्चा सेंट भी है, और शायद यही रीज़न है कि हम इस बच्चे से प्यार करते हैं। हम इस बच्चे से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि इसका जो भी जजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है। यानी कि ये बच्चा जो भी फैसला लेता है या फिर जो भी ये काम कर रहा है वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो, ठीक है, लेकिन इसका जो जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। यानी कि ये पर्सनल चॉइस पे बेस्ड है। यानी कि अभी बच्चे को क्या चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए, तो राइटर बता रहे हैं कि इसका जजमेंट काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है और इसके डिसीज़न से किसी और इंसान को तकलीफ़ नहीं पहुंचती है। अब बच्चे को खाना चाहिए तो इससे तो किसी और को तकलीफ़ नहीं पहुंच रही है, ठीक है, ये बच्चे का पर्सनल जजमेंट है। तो यही चीज़ राइटर बताना चाह रहे हैं कि हम बच्चे को प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि इसका जो जजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है और ये दूसरे को प्रॉब्लम नहीं देती है इसकी डिसीज़न। We should never dare offer our helplessness as a good bargain without at least promising to overcome a misfortune we blame history or banks or the weather for but this beast। ठीक है, अब आगे राइटर बता रहे हैं कि हमें कभी भी अपनी मजबूरियों का सौदा एक अच्छे सौदे के साथ नहीं करना चाहिए। राइटर का कहना ये है कि अगर हम मजबूर होते हैं तो कभी भी हमें अपनी मजबूरी का ब्लेम जो है वो किसी और पे नहीं डालना चाहिए। हमें इतना ज़्यादा करेजियस होना चाहिए कि जब हमारी गलती होती है तो हम उस गलती को एक्सेप्ट कर सकें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं और हम अपने मिसफॉर्च्यून को, ठीक है, यानी कि अपनी बदकिस्मती को किस पे थोप देते हैं, कभी हिस्ट्री पे, कभी बैंक्स पे और कभी वेदर पे। ठीक है, यहाँ पे हिस्ट्री इसलिए लिखा गया है क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अपने मिसफॉर्च्यून को ओवरकम करने के लिए हम अपने पास्ट को, अपने हिस्ट्री को ब्लेम करने लगते हैं। यहाँ पे बैंक्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैपिटलिस्ट के बारे में बात की गई है कि कैपिटलिस्ट के साथ अगर मिसफॉर्च्यून हो जाए तो वो बैंक्स को ब्लेम करते हैं, नॉर्मल लोगों के साथ मिसफॉर्च्यून हो जाए तो वो वेदर को ब्लेम करते हैं। यानी कि हम कभी भी अपनी गलती का रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं लेते हैं बल्कि हिस्ट्री, बैंक्स या फिर वेदर को ब्लेम करते हैं। अब आगे लिखा है बट दिस बीस्ट dares to exist विदाउट शेम। यहाँ पे दिस बीस्ट जो है वो बच्चे के लिए यूज़ किया गया है और राइटर कह रहे हैं लेकिन ये बीस्ट जो है बिना शेम के इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो रेफरेंसेस हो सकता है। पहला तो दिस बीस्ट हो सकता है कि वो बच्चे के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, कि बच्चा जो है विदाउट शेम एग्जिस्ट करता है क्योंकि भले बच्चा लाचार है लेकिन वो अपनी मजबूरियों को किसी और पे ब्लेम नहीं डालता है। ठीक है, वो अपने हेल्पलेसनेस को किसी के और ऊपर ब्लेम नहीं डाल देता है। या फिर यहाँ पे दिस बीस्ट ये भी हो सकता है कि हम लोग जब ब्लेम डालते हैं तो हम लोग को ये चीज़ एहसास नहीं होता है कि हम लोग किसी और को ब्लेम करते हैं और ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ठीक है, तो इन द वे कि हम बिना कोई शर्म के किसी चीज़ों पे ब्लेम डालते रहते हैं भले गलती हमारी हो। ठीक है, या फिर ये भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दिस बीस्ट बच्चे के लिए यूज़ किया गया है और यहाँ पे लिखा है क्योंकि ये बच्चा किसी और पे ब्लेम नहीं डालता है इसलिए ये बच्चा बिना किसी शर्म के इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है इसमें राइटर जो है वो बेसिकली गॉड को या फिर कह लो क्रिएटर को प्रेज कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बच्चा हमेशा ऐसा ही रहे।
Let us praise our Creator with the top of His voice, then at the motion of His bowels let us rejoice, that He lets us hope, for He may never become a fashionable or an important personage. However bad he may be, he has not yet gone mad. अब यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि चलो हम अपने क्रिएटर को प्रेज़ करते हैं, अपने क्रिएटर की तारीफ़ करते हैं ज़ोर ज़ोर से, चिल्ला चिल्ला करके, ठीक है। और ये बच्चा जब तक खाना खाएगा, मतलब कि इसके बॉवल्स का जब तक मोशन होगा, जब तक इसका बॉवल्स चलेगा, लेट अस रीजॉइस, चलो हम लोग मस्ती करते हैं और हम गॉड की तारीफ़ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा जिस तरह से अभी है वैसा ही हमेशा रहेगा। ये बड़े होकर के कोई ऐसा इंसान नहीं बन जाएगा जो बहुत बुरा हो। इसका जो भी जजमेंट अभी है वैसे ही बाद में हो। कहने का मतलब ये है कि राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, इस बच्चे से सीख सकता है। और क्या सीख सकता है? वो ये कि हमें अपने डिसीज़न को किस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है। ये बच्चा भले ही वॉयलेंट है, ठीक है, ये बच्चा भले ही डिक्टेटर से इसे कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन इसका जो भी जजमेंट है वो सब्जेक्टिव है और हमें भी कुछ ऐसा ही बनना होगा। तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इस बच्चे से सीख सकती है कि हम एट द सेम टाइम हम वॉयलेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जजमेंट जो है वो सब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा डिसीज़न लें जिसकी वजह से कोई दूसरों को तकलीफ़ ना पहुँचे। और हम वॉयलेंट भी हो सकते हैं एक टाइम पे, अगर हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो राइटर का कहना है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड के जो इंसान हैं, बच्चे से ये चीज़ सीख सकते हैं। और राइटर कहते हैं कि चलो उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा बड़े होकर के ऐसा इंसान ना बन जाए, ऐसा इम्पॉर्टेंट इंसान ना बन जाए जिसके बारे में हर कोई बात करे, ठीक है, हर कोई बुरा या भला बोले। However bad he may be, he has not yet gone mad. अब राइटर बोलते हैं कि ये बच्चा भले कितना भी बुरा हो, ठीक है, भले ये डिक्टेटर है, भले ये वॉयलेंट है, लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि ये बच्चा पागल नहीं है, क्योंकि पागल इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अगर आप हिस्ट्री उठा करके देखोगे और अगर आप सारे डिक्टेटर्स के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये लोग पागल हैं और इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इनके वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो राइटर का कहना है कि ये बच्चा भले वॉयलेंट है, लेकिन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये बच्चा पागल नहीं है। Whoever we are now, we were no worse at his age. So of course we ought to be glad. अब राइटर बोल रहे हैं कि आज हम जो कुछ भी हैं, अगर हम अपने बचपना को देखें तो हम लोग भी शायद ऐसे ही थे, इस बच्चे की ही तरह वायलेंट थे, लेकिन हम लोगों को खुश होना चाहिए कि ये बच्चा पागल नहीं है, ठीक है। ये बच्चा वायलेंट है क्योंकि इसे अपने पर्सनल नीड्स को फुलफ़िल करना है और ये बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो इसलिए ये वायलेंट है। When he boils the house down, he has not a perfect right to remind us at every moment how we quite rightly expect each other to go upstairs or for a walk if we must cry over split milk such as our wish. अब आगे राइटर बताते हैं, ये लास्ट स्टैंजा है और राइटर इसमें बताते हैं कि जिस तरह से हम एक पर्सन को एक्सपेक्ट करते हैं, एक पर्सन से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सीढ़ियों से ऊपर नीचे आ जा सकता है, कोई वॉक पे जा सकता है, वैसे ही हमें ये भी एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए कि अगर बच्चा रो रो करके या चिल्ला चिल्ला करके अपने घर को अपने सर पे उठा लेता है तो ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है। यानी राइटर का ये कहना है कि अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं और अगर वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन हमारे एक्शन से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राइटर का ये कहना है, ठीक है। तो राइटर कह रहे हैं कि जिस तरह से हम नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई अप स्टेयर्स जा रहा है, कोई डाउन स्टेयर्स जा रहा है, वैसे ही हम नॉर्मली ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चे की डिमांड पूरा ना हो तो वो रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके अपने घर को सर पे उठा ले, ठीक है। लेकिन ये हमें याद रखना है कि उसका जजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है। अब फिर राइटर बोल रहे हैं कि लेकिन अगर हम सिर्फ ये सोच करके रोते रहें कि हमारे साथ बुरा हो गया है, हमारे साथ गलत हो गया है, यहाँ पे लिखा है ना मस्ट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो स्प्लिट मिल्क, क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कुछ बुरा हो जाए, ठीक है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए तो उस पर बैठ करके रोना। तो राइटर का कहना है कि अगर हम भी ऐसा करते रहें तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि हंगर और लव में क्या फ़र्क है। यानी राइटर का कहना है कि अगर हमारे पास्ट में या हमारे कंट्री के पास्ट में
कुछ बुरा हुआ है तो हमें उसे छोड़ करके आगे बढ़ना होगा, और हमें बैठ कर के वहाँ रोना नहीं होगा, ठीक है। हमें आगे बढ़ना होगा और हमें ये चीज़ समझने की कोशिश करनी होगी कि सेल्फिश लव और सेल्फलेस लव में क्या फ़र्क है। अगर हम सेल्फिश बन जाते हैं तो शायद हम ह्यूमैनिटी को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन अगर हम सेल्फलेस लव करते हैं तो हम ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। और हमें हर हाल में कैपिटलिस्ट, टायरेनिकल सोसाइटी, डिक्टेटरशिप, ये सब सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि सेल्फिश लव और सेल्फलेस लव में क्या फ़र्क है। तो ये था पोअम। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।